नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। कुकर कास या कुकर खांसी या इसे काली खांसी भी कहते हैं, जो वूपिंग जीवाणु का एक संक्रमण होता है जो कि आरंभ में नाक और गले को प्रभावित करता है। सुबह 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों की श्वसन प्रणाली को यह प्रभावित करता है। काली खांसी एक श्वसन संबंधी बीमारी है। माना जाता है कि काली खांसी बच्चों की एक बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बड़ों को भी हो जाती है और ये खतरनाक बीमारी है क्योंकि ये संक्रामक होती है। यानी कि इस बीमारी के वायरस हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचते हैं। ये खांसी रात और दिन में बढ़ जाती है। कई बार खांसते खांसते सांस भी फूलने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं और इस खांसी को कुक्कुर खांसी भी कहते हैं। खांसी शुरू होने के लगभग 2 सप्ताह तक संक्रमित लोग सबसे ज्यादा संक्रामक होते हैं। एंटीबायोटिक्स और संक्रमण से काफी हद तक इससे बचा जा सकता है। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर किस तरह की ये खांसी है, क्या कुछ इससे नुकसान होने वाले हैं और किस तरह से इससे हम बच सकते हैं। इन्हीं विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर, और डॉक्टर रश्मि वर्मा, जनरल फिजिशियन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रश्मि, इस जो खांसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, काली खांसी, जिसको तमाम नाम दिए जाते हैं, क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। क्या है ये खांसी, किस तरह से फैलती है और सामान्य खांसी और इस खांसी में कितना फर्क है? जी, बताना चाहूंगी कि काली खांसी, इसको हम इंग्लिश में वूपिंग कफ बोलते हैं। ये बैक्टीरिया से होने वाली इन्फेक्शन है। रेस्पिरेटरी मतलब हमारे श्वास नली का इन्फेक्शन है। बॉर्डोटेला पर्ट्यूसिस नाम का बैक्टीरिया होता है जो हवा में फैलता है। मतलब कोई खांसता है अगर आपके पास में, या छोटे बच्चों को चूमता है या गले लगाता है, अगर वो व्यक्ति संक्रमित है तो बहुत हद तक चांस है कि आपके बच्चों को ये बीमारी हो सकती है। आपने जैसा कि बताया, 2 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस बीमारी की चपेट में आने में। ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। फीवर आता है बच्चों को, खांसी, इसका नाम वूपिंग कफ जो काली खांसी बोलते हैं, ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि बच्चे बहुत ही वायलेंट कफ होता है, घड़घड़ाहट के साथ खांसते हैं, बच्चों की सांस फूलने लगती है, बहुत ही खतरनाक खांसी होती है, तो इसीलिए इसका नाम काली खांसी है। तो इसका प्रभाव क्या कुछ पड़ता है शरीर में? जी, इसका प्रभाव देखिए, बच्चों को शुरुआती दौर में फीवर, हल्का फीवर आना शुरू होता है, जो कि समय के साथ फीवर बढ़ने लगता है। खांसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वायलेंट कफ मतलब खांसी बहुत तेज पिच की खांसी आती है। इसके अलावा बच्चों को रनिंग नोज, नाक बहना, खांसी के साथ साथ छींकना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारे शुरुआती दौर में सिम्टम रहते हैं। यदि सही समय पे इसका उपचार नहीं होता है तो ये एक कारण बनता है, आगे जाके बच्चों को निमोनिया हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स मतलब हवा भर सकती है फेफड़े में। इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस इस बीमारी से हो सकते हैं। डॉक्टर, एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि सामान्य खांसी मौसम के हिसाब से भी हो जाती है। सर्दियों में भी सर्दी लगती है जिसकी वजह से खांसी हो जाती है, और बरसात के समय में भी जो मौसम एकदम बदलता है तब इस तरह के वायरल आ जाते हैं जिसकी वजह से सर्दी जुकाम होती है। लेकिन अगर काली खांसी को लेकर बात करें तो क्या ये केवल संक्रमण से ही फैलती है या फिर सामान्य खांसी ही काली खांसी में तब्दील हो जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। लोग डेफिनेटली इस बात को जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया बॉर्डोटेला पर्ट्यूसिस और पैरापर्ट्यूसिस, ये बैक्टीरिया जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास आप जाएंगे जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, संक्रमित है, आप उसके पास जाते हैं, छोटे बच्चे उनके पास जाते हैं, छोटे बच्चों को देख के हम गोद लेते हैं, चूमते हैं, है ना, उन्हें गले लगाते हैं। ऐसे बच्चे ज्यादा संक्रमित होने का डर रहता है, ऐसे बच्चों को संक्रमण हो सकता है। रही बात हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये नॉर्मल खांसी है या ये काली खांसी है, मैंने बताया इस खांसी का शुरुआती दौर में घड़घड़ाहट के साथ खांसी आती है। खांसी ऐसी जो रुकती नहीं है बिल्कुल, बच्चों को सांस फूलना शुरू हो जाती, इतनी खांसी आती है। तो ये एक लक्षण है जिससे कि आप सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं काली खांसी की चपेट में आ गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास वैक्सीन है,
डीपीटी वैक्सीन जो 2, 4 और 6 महीने पे लगता है, यदि बच्चों को ये वैक्सीन हम टाइम से लगवाते हैं तो बहुत ही कम चांस, ऑलमोस्ट निल के बराबर होती है कि किसी को काली खांसी या वूपिंग कफ हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। यानी कि जब जो शुरुआती में दौर में जो बच्चों को टीके लगवाए जाते हैं, उन टीकों को जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि उससे हम खांसी के अलावा और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचा जा सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे बच्चों के शरीर के अंदर डेवलप हो जाती है और काफ़ी वो इन्फेक्शन और तमाम तरह की बीमारियों से भी वो बच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दर्शक अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो जो छोटे बच्चे हैं उनके जो 6 महीने, 1 साल, 8 महीने जो टीके लगते हैं, वो टीके जरूर वो रेगुलर लगाएं। और इसी बात को लेकर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, काली खांसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर करण पीपरे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर करण, आज का हमारा सब्जेक्ट है काली खांसी। तमाम अलग अलग इसके नाम, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग बोली में इसका नाम अलग अलग लिया जाता है, लेकिन इसको काली खांसी हम मानकर चल रहे हैं, इसको जिसको इस नाम से लगभग लगभग सब पहचान सकते हैं। कितनी ये नुकसानदायक है, कैसे इससे बच सकते हैं? बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। राष्ट्रीय जो कार्यक्रम होता है वैक्सीनेशन का, इसका उन्मूलन का कार्यक्रम चल रहा है। बच्चों को लगता है पैदा होने के बाद, और ट्रिपल वैक्सीन के रूप में लगता है काली खांसी इसका पहला नाम है। दूसरा नाम इसका साइंटिफिक नेम जो है वो वूपिंग कफ है, और कुकर खांसी भी कहते हैं। इसमें खांसते खांसते बच्चे सामने सिर करके, पेट को अंदर वो करके ऐसा घुटने की तरफ झुक के, उनको इतनी तकलीफ होती है कि वो कुकर से जाते हैं एकदम से, और खांसते खांसते लार आती है, कफ आता है पतला, और उल्टी भी हो जाती है। और मैंने देखा है इसके केस, अब पीएचसी में देखा है मैंने, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखा है, गांव में बच्चों को जब जिनको टीके नहीं लगते हैं, इम्यूनिटी कम रहती है, बॉर्डेटेला पर्टुसिस नाम का जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में सांस की नली के कारण उसमें फेफड़े में जाता है, और जो नॉर्मल सेल्स होती है उसके जो सीलियाज होते हैं, जो ब्रोंकस और ब्रोंकियोल और एल्वियोलस, जो सिक्रीशन को बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ नाक से मुंह पे ला करके छोड़ जाते हैं, उनको वो पैरालाइज कर देता है। उनमें लकवा लग जाता है, उसमें से कोई एंजाइम और जहरीला टॉक्सिन निकलता है उसके कारण। तो ये बहुत ही खतरनाक है। और राष्ट्रीय जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है उसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो फैमिली प्लानिंग होता है और उसमें एक बच्चा होता है, एक लड़का एक लड़की होती है, 2 बच्चे होते हैं, उसमें से दोनों लड़के हो या लड़की हो या लड़का हो, वो सब बहुत ही ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि नसबंदी ऑपरेशन के बाद में कोई चांस नहीं रहता। और ये देखा गया था पहले कि जो कुकर खांसी वाले, जो काली खांसी वाले और या वूपिंग कफ बोलते हैं इसको, उसके जो पेशेंट रहते हैं, बच्चे जो रहते हैं, वो खत्म हो जाया करते थे। उस समय वैक्सीन नहीं लगवाते थे, जागरूकता नहीं थी, और उसकी दवाइयां नहीं उपलब्ध थी, अस्पताल दूर दूर तक रहते थे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन बच्चों को बचाएं, वैक्सीनेशन लगवाएं। जन्म के बाद से लगती है, 3 डोज लगती है ट्रिपल वैक्सीन की, और बूस्टर डोज भी लगती हैं। और यदि खांसी चलती है तो सबसे पहले तो उसकी पहचान की जाए, सर्दी जुकाम है, बुखार है, इसमें तेज बुखार भी आता है, और खांसी चलती है, रात में ज्यादा चलती है, कफ बनता है जो निकल नहीं पाता बाहर। बच्चे खांसते खांसते जिसका कफ बाहर नहीं निकलेगा उसको वहाँ इरिटेशन होता है और तकलीफ होती है उसको निकालने के लिए, तो वो खांसते रहता है। और अगर आप डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप से जांच करते हैं तो उसमें क्रेप्स और रोंकाई भी सुनाई देती हैं उसमें। और इसकी जो दवाइयां हैं, बड़ी आसान दवाइयां हैं, इलाज भी हो जाता है। एजिथ्रोमाइसिन है, साइप्रोफ्लॉक्सासिन है, एम्पिक्लॉक्सासिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सब एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम चलती हैं। और खांसी की सायरप है, दवाइयां हैं, गोलियां हैं। इसको अगर खांसी चलती है बच्चों को, वो बच्चा नहीं बता पाएगा कि उसको कब से चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसी बीमारी है। ये तो माँ की ड्यूटी है कि जल्दी से जल्दी अपने आसपास पति के साथ में या घर के सदस्य के साथ में नजदीक के डॉक्टर के पास जाए और बच्चे की जांच कराए पूरी, उसको पूरी हिस्ट्री दे, काउंसलिंग करे। और जांच के बाद में डॉक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी हिस्ट्री लेकर के यदि टीका नहीं लगा तो उसको टीका लगवाने की सलाह भी दे, और उसकी एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों से और एंटी टसिव जो दवाइयां होती हैं उसको दे करके उसकी तकलीफ को रोकना बहुत जरूरी है। इसमें ऑक्सीजन भी लगती है इसमें, और अगर इसका इलाज नहीं होता है तो फिट्स भी आते हैं, ये मैं आपको बता दूं। इसमें
मिर्गी के झटके जैसे भी आते हैं और बच्चों की हालत खराब हो जाती है, उसमें बेहोश हो जाते हैं और लोग अगर नहीं समझ पाते हैं तो उसका अच्छे से इलाज नहीं हो पाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले इस बीमारी को पहचाने कि ये साधारण खांसी तो नहीं है, ये एलर्जी के कारण तो नहीं है, ये ठंडी के कारण जो आघात लगा उसका सर्दी जुकाम तो नहीं है, और ये फैलने वाली बीमारी है क्योंकि कीटाणु है, बॉर्डेटेला पर्टुसिस उसका नाम है, इसलिए उसको पर्टुसिस कहते हैं, बीमारी का नाम है, ये साइंटिफिक नेम है वूपिंग कफ, और इसको चलती भाषा में हम लोग काली खांसी और कुकर खांसी कहते हैं। और ये इसकी एक मतलब बहुत अच्छी पहचान है, इसीलिए तो इसका नाम काली खांसी और कुकर खांसी बना है कि यदि बच्चा कोई खांस रहा है आंगन में, मोहल्ले में, पड़ोस में, गोद में माँ ने लिया है, बस स्टैंड में, ट्रेन में, तो लोग पहचान लें, माँ को भी सलाह दें कि देखो ये काली खांसी है, ये वूपिंग कफ है, इसको टीका लगाओ, इसको जांच कराओ, एक्सरे कराओ और इसकी जांच कराओ। और इसके साथ में मैंने देखा है कि टीबी भी हो जाती है, बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत कम हो जाता है, बच्चे खांसते रहते हैं, रात में नहीं सो पाते, उल्टियां कर देते हैं, तो इसका जो असर पड़ता है बच्चे के मानसिक उस पे डेवलपमेंट पे और शारीरिक डेवलपमेंट में बहुत बुरा असर पड़ता है। और बच्चे अगर मान लो जी भी गए खांसते खांसते 2 साल 3 साल, मैंने देखा है इन बच्चों को बढ़ते हुए देखा है, मैंने देखा है कमजोर हो जाते हैं, फिर जब बड़े होते हैं तब फिर वो अच्छे से खाना पीना खाते हैं, प्रोटीन विटामिन और काम करते हैं, तब फिर उनको जवान बच्चे बन के दिखते हैं वो, और नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ते हैं, दुबली पतले और थोड़ा थोड़ा खांसते ही रहते हैं वो, उसकी खांसी चलती है उसको बोलते हैं, सूखी खांसी चलती रहती है। बिल्कुल सर अगर बड़े लोगों की बात करें, बच्चों का हमने मान लिया कि चलिए बच्चों को अगर हम टीका लगाते हैं तो काफी हद तक वो सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन अगर बड़े लोगों को ये हो जाए तो वो कितना नुकसानदायक हो सकता है और उन पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है? बड़े लोगों में इसलिए नहीं होता भाई साहब कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है बड़े होते होते तक इस बीमारी का, इसीलिए इसको बचपन में ही जब इम्यूनिटी नहीं रहती है तो इसके टीके लगाए जाते हैं, और 3 बूस्टर डोजेज लगने से, जैसे अभी 1st, 2nd, 3rd बूस्टर डोज उसकी लग रही है ना अपने कोरोना वैक्सीन की, इसी प्रकार ये बैक्टीरिया को इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, इससे फाइट करने के लिए, इम्यून सेल्स को डेवलप करके रखने के लिए ये वैक्सीन की डोजेज लगती हैं, जिसको ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं। इसमें एक होता है पर्टुसिस का यानी वूपिंग कफ काली खांसी का वैक्सीन, दूसरा होता है टेटनस का, क्योंकि टेटनस से भी बच्चे मर जाया करते थे, खेलते खेलते उनको लग गया तो उसकी भी इम्यूनिटी डेवलप की जाती थी। तो इस प्रकार से, और वूपिंग कफ, टेटनस और मीजल्स भी लगता है, ट्रिपल वैक्सीन के बाद मीजल्स की भी रखती हैं, उससे भी खांसी सर्दी बुखार होता है। तो मैं समझता हूं कि इसको लगवाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह मानना चाहिए, और बड़ों को, बच्चों को बड़े होने पे तो उनकी इम्यूनिटी वैसे ही डेवलप हो जाती है, बैक्टीरिया उतना हमला नहीं कर पाता है और इसमें खतरे की बात नहीं है उन लोगों को। बच्चों में इसको बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं इसको, वैक्सीनेशन का राष्ट्रीय, और बच्चा चाहे घर पे पैदा हो चाहे हॉस्पिटल में पैदा हो, कहीं पर भी पैदा होगा बच्चा, उसको डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो वैक्सीन का कार्ड बनाते हैं। बीसीजी का वैक्सीन टीबी बचाने के लिए लगता है, उसके बाद में ट्रिपल वैक्सीन लगता है जिसमें ये वूपिंग कफ का वैक्सीन भी होता है, फिर बाद में उसका कार्ड बन जाता है, उसको समझा देती है नर्स और डॉक्टर दूसरे वैक्सीन के लिए भी, और मीजल्स है और दूसरे टाइफाइड वैक्सीन हैं, और ये इसकी बूस्टर डोजेज हैं, ये कब कब लगेगी वो कार्ड में लिखा रहता है। माँ समझदार रहती है, वो लगवाती है जाकर के, नर्स घर में जाकर के बोलती है कि आपके बच्चे को ड्यू है ये वैक्सीन, इसको लगवाइए, या घर पे जाके लगाती है। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है बच्चों को जान बचाने के लिए, बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और बीमारियों से रोकने के लिए सरकार की तरफ से बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें लोग जागरूक हों, और जो आप लोगों के द्वारा जो दिखाया जाता है कार्यक्रम, ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कहा जाता है, अभी भी बहुत जरूरी है। गांव-गांव में और शहर में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो कामकाजी माताएं बहनें हैं, ये भूल जाती हैं कि हमें कब लगाना है, क्या लगाना है, और उनके पास में अगर आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है तो वो नहीं लग पाता है डोज, और उन बच्चों को ये कीटाणु लग जाता है, और ये जब नाक के रास्ते से बॉडी में आपके प्रवेश करता है
लंग्स में ट्रेकिया के द्वारा, तो फिर वो उसके जो सीलिया होते हैं उसमें से एक टॉक्सिन का पदार्थ, जहरीला पदार्थ सिक्रीट होता है, और वो सीलिया जो खांसी चलती है या जो कफ बनता है उसके सिक्रीशन को बाहर फेंकने वाला है, वो सीलिया पैरालाइज हो जाता है। तो वो आपकी जो प्रक्रिया है, सिक्रीशन तो होगा लेकिन वो कलेक्ट हो जाएगा अंदर ही फेफड़े के अंदर एल्वियोलस में, वो बाहर नहीं आ पाता और बच्चे को उसमें खांसते रहता है, कुकर जाता है वो बिल्कुल। उसको कुकर खांसी भी कहते हैं, उसको काली खांसी भी कहते हैं, उसको वूपिंग कफ भी कहते हैं, उसे साइंस के से नाम जो उसका है बॉर्डेटेला पर्टुसिस, तो उसको पर्टुसिस भी कहते हैं। इसमें हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जिम्मेदारी, डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि उसके संपर्क में यदि बच्चे आते हैं तो बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम का भी यही उद्देश्य है कि अगर इस तरह की समस्याएं किसी को होती हैं तो वो एक जानकारी ले पाएं, जागरूकता उनके अंदर पैदा हो, और वो जो तमाम इस तरह के जो कार्यक्रम हैं जो हेल्थ को लेकर के सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं उन कार्यक्रमों में शामिल हों और जो टीके हैं वो समय समय पर लगवाएं। डॉक्टर रश्मि, जैसा कि हमने मान लिया कि चलिए अगर उसको वैक्सीन लगवानी है बच्चे को 6 महीने बाद या 8 महीने बाद, अगर वैक्सीन लगाने के बाद भी इस तरह की स्थिति बनती है या फिर इस तरह की स्थिति ना बने, उसके लिए क्या कुछ सावधानियां ऐसी हैं जो घरेलू तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, बात करते हैं प्रिवेंशन की कि कैसे बीमारी से बचा जाए। सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। जैसा कि सर ने बताया कि वैक्सीनेशन शेड्यूल है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ये मैंडेटरी है कि किसी को भी वूपिंग कफ यानी पर्ट्यूसिस की टीका लगवाया जाए बच्चे को। 2, 4, 6 महीने पे डोजेस लगती हैं, उसके बाद बूस्टर लगता है 16 महीने पे, और उसके बाद 5 साल और फिर 10 साल पे, हर 10 साल पे लगता है। तो वैक्सीनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं कैसे बचा जाए, ऐसे बच्चों को कैसे बचाया जाए जिनको टीका नहीं लगा है। आप बच्चे को दूर रखिए, ऐसे लोग जो खांस रहे हैं या बीमार हैं, बच्चों को आप दूर रखिए। क्यों? क्योंकि 1 साल से के जो नीचे के उम्र के बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई है, तो आप उनको, जो संक्रमित लोग हैं या बीमार लोग हैं, उनसे बचा के रखिए। मुंह को, नाक को ढक के रखिए। अगर ऐसी जगह पे आप नहीं निकल सकते ऐसी जगह से बाहर, तो थोड़ा सा अपने आप को बचाने के लिए मुंह को, नाक को ढक के रखिए। तीसरी चीज है हाथों का, खासकर माँ, क्योंकि बच्चे जो है 1 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर अपनी माँ के गोद में या माँ के पास ही रहते हैं। तो माँओं का साफ सुथरा रहना, अपने हाथ की सफाई रखना, साफ कपड़े पहनना, ये बहुत जरूरी है। तो मेरा सुझाव ये है कि माएँ अपने हाथों को बराबर धुलते रहें। अभी हम कोविड में भी यही बात करते हैं क्योंकि ये भी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। सिमिलरली हम जो बात कर रहे हैं काली खांसी, ये भी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो इसमें भी वही सेम प्रिकॉशंस हमको लेने हैं। चौथी चीज ये है कि यदि आपका बच्चा खांस रहा है तो जल्दी से जल्दी इस चीज को माएँ या परिवार में जो लोग हैं इस चीज को समझने की कोशिश करें कि ये खांसी क्या है। यदि खांसी तेज है, यदि खांसी बार बार आ रही है, खांसी इलाज के बावजूद ठीक नहीं हो रही है, तो मेरा सुझाव है कि आप तुरंत अस्पताल लेके जाएं और आगे की जांचें, पर्ट्यूसिस की जांच में हम नेसोफेरिंजियल स्वाब यानी कि नाक के द्वारा सैंपल निकालते हैं और उसमें हम चेक करते हैं कि बैक्टीरिया है कि नहीं, तो तुरंत पूरी जांचें कराएं। यदि जरूरत है बच्चे को एडमिट कराइए। जैसा कि सर ने बताया कि बहुत कम समय होता है, अगर इन्फेक्शन सीरियस हुआ तो बच्चे की जान जा सकती है। तो सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना और उनका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट होना, ये भी बहुत जरूरी है। एक और छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि अभी आपने पूछा था कि क्या सिर्फ बच्चों में ये इन्फेक्शन हो सकता है। ये ऐसा नहीं है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, जिनको अस्थमा यानी दमा की शिकायत है या और कोई किसी प्रकार का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहता है या रेस्पिरेटरी इलनेस है, सीओपीडी एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, ऐसे लोगों को, या ब्रोंकाइटिस, ऐसे लोगों को भी पर्ट्यूसिस इन्फेक्शन होने का, री इन्फेक्शन होने का, दोबारा से इन्फेक्शन होने की पूरी चांसेस होती हैं। या कोई व्यक्ति कैंसर से ग्रसित है और कीमोथेरेपी चल रही है, ऐसे लोगों को इस तरीके का इन्फेक्शन ओल्ड एज में भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इन्फेक्शन का सिम्टम्स का रिकॉग्नाइज करना और उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट होना, ये बहुत जरूरी है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने डॉक्टर करण।
जिस तरह से आपने अभी बताया था कि कफ को लेकर के समस्या होती है, जब कफ फंस जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता और उसकी वजह से ये खांसी लगातार आती रहती है। अगर कफ को ही लेकर हम बात करें तो क्या जो व्यक्ति जिसको अस्थमा या सांस से संबंधित किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, अगर उसके शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या ये भी हानिकारक है और उसके जरिए तमाम ऐसी बीमारियां फैल सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कफ जमा हो जाएगा, कफ से वो अगर बाहर नहीं निकलेगा तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, उसमें पस बन जाएगी और निमोनिया हो जाएगा, प्लूरल इफ्यूजन भी हो जाता है। ये पूरी चिकली है, स्टेप बाय स्टेप लंग्स को घायल करते हुए चले जाते हैं समय से, और उसका अगर इलाज नहीं होता है तो ये सब निमोनिया, प्लूरल इफ्यूजन और पायोथोरैक्स यानी पस तक आ जाती है और जानलेवा तक हो जाती है। लेकिन हमारे चिकित्सकों के पास में हम लोगों ने देखा है ये कि किसी भी स्टेज में पहुंच जाए वो, और पहुंच करके अगर जांच और इलाज कराता है और डॉक्टर अच्छी दवाइयां देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं और सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, कफ निकालने का वो करते हैं। आजकल सब साधन है और ब्रोंकोस्कोपी भी हो जाती है, उससे भी साफ सफाई ब्रशिंग हो जाती है। मैं समझता हूँ कि ये चिकित्सालयों में जाना चाहिए। बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, पहले और अभी में बहुत अंतर है। हर एक अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में और बड़े चिकित्सालयों में ये सब चिकित्सक उपलब्ध हैं और डॉक्टर उनकी जान बचा लेते हैं, उनको एडमिट करते हैं। मैं रायपुर में था, पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में इस प्रकार के सब केसेस आया करते थे और डॉक्टर उनको जांच करते थे, भर्ती करते थे, इलाज करते थे और सब अच्छे हो जाते हैं। इसी प्रकार से हिंदुस्तान में सभी हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर के पास में समय रहते में जरूर जाना चाहिए, इसमें लेट नहीं करना चाहिए। माता पिता को भी और पड़ोसियों को भी ध्यान दे करके, क्योंकि जो भी इनको सलाह नहीं देगा वो उसमें रोग फैलेगा, ये खांसेंगे और कई प्रकार के और इन्फेक्शन भी लग जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाती है, ब्रोंकियल अस्थमा भी हो जाता है। हमने जो पहले पिछले एपिसोड्स में जो डिस्कशन किया था COPD, तो ये पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज भी हो जाती है और वो बेचारा खांसते रहता है, बीमारी पड़ी रहती है, बुखार आते रहता है, कमजोर रहता है शरीर, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, उल्टियां होती हैं, पेशेंट का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता और बीमारी भी फैलाएगा। इसलिए आज के जमाने में कोरोना के काल में और भी ज्यादा खतरा है। COPD का हो जाता है वो मरीज, और इस प्रकार की जो खांसी है या जो कफ है, रुका हुआ कफ है, जैसे आपने बताया उसको पर्टूसिस नहीं भी है ऐसा, और कोई ऐसा खांसी की बीमारी के कारण कफ वहां पे जमा है, वो भी नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के हमारा संदेश ये है हमारी ग्रामीण क्षेत्र की और शहरी जनता के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, कि यदि खांसी चलती है और आपको तकलीफ ऐसी महसूस हो रही है, 1-2 दिन से खांसी चल रही है, तो इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न करते हुए डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें और उनसे चिकित्सीय जांच करा करके, और ये इंश्योर होना चाहिए कि आपको किसी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी नहीं है, और उसके बाद में फॉलो अप भी कराएं उससे। 5-6 दिन में अगर कंप्लीट आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर खुद ब्लड की जांच करेंगे, खगार की जांच करेंगे और एक्सरे करेंगे, CT स्कैन करेंगे और कंफर्म कर लेते हैं। इतनी जांचों में आपके फेफड़े की समस्त बीमारियां कंफर्म हो जाती हैं। एक्सरे, चेस्ट, CT स्कैन और खांसी की जो बलगम होती है उसकी जांच और ESR, हीमोग्लोबिन, WBC काउंट, इतने में आपकी संपूर्ण बीमारी 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट सामने आ जाती है और आपका इलाज चालू हो जाता है। अगर किसी प्रकार की बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस की है या कोई बैक्टीरियल डिसीज है फेफड़े में, या ब्रोंकाइटिस है, या ब्रोंकियल अस्थमा है, या COPD है, एम्फाइसेमा है, प्लूरल इफ्यूजन है, निमोनिया है, कंसोलिडेशन है, निमोनिया है, या और भी बड़े लोगों में जो सिगरेट स्मोकिंग करते, बीड़ी पीते, उनको कैंसर है, ये सब बीमारी 2 घंटे के अंदर पता चल के, डायग्नोस होके और डॉक्टर के टेबल में ट्रीटमेंट के लिए आ जाती है। तो मैं समझता हूँ ये संदेश और जागरूकता के लिए ये जरूर जाना चाहिए लोगों के घर घर में, हर दिमाग में, कि अगर खांसी चलती तो इसको लापरवाही न करें। बिल्कुल, और यही हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, और खास करके जो आज हमने विषय रखा काली खांसी को लेकर, क्योंकि तमाम बार ऐसा देखा जाता है और ऐसा सुना जाता है कि खांसी को छोटी मोटी बीमारी समझकर या सही से हो नहीं पा रही है, ये परहेज नहीं कर पा रहा है, ये समझ के बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और ये आगे चलकर एक गंभीर समस्या बन जाती है।
तो मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये जानकारी आज काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी, और अगर आपको इस तरह की खांसी की संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसका इलाज जरूरी है। खास करके पहले आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, जाकर के पहले जांच कराइए और फिर उस बीमारी को समझिए कि आखिर ये वायरल है या वाकई एक कोई बड़ी बीमारी है जो फैल सकती है और बड़ा नुकसान कर सकती है। आप दोनों मेहमानों ने इतना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये खांसी जो है वो खतरनाक हो सकती है। काली खांसी को हल्के में नहीं लेना होगा। अगर किसी भी तरह से बच्चे की खांसी 2-3 दिन में सही नहीं हो पा रही है तो आप उसको हल्के में ना लें, उसको एक डॉक्टर के पास जाकर के आप चेक कराएं और दिखाएं कहीं वो काली खांसी तो नहीं है, क्योंकि ये खांसी जानलेवा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।